गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसका डेरिवेशन किया था। इसके 3 पॉइंट थे, अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति, दूसरा था निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति। इन दोनों को जो डेरिवेशन था वो मैंने आपको करा दिया है। जो थर्ड है, किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आज हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो आते हैं इसी पर। तो जो टॉपिक है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, एक डायग्राम बनाया इसमें हमने, ए बी वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इसमें जो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो यहाँ से P, ये रहा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये एक सदिश राशि है जो कि इस दिशा में है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष से, जो कि ये इसका अक्ष है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष से किसी थीटा कोण पर, ये थीटा कोण हो गया, थीटा कोण पर केंद्र से किसी r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P, जो कि एक सदिश राशि है, इसको दो घटकों में तोड़ दिया, एक तो इस दिशा में और एक इस दिशा में, जो कि इसके लंबवत है। तो ये P है तो एक थीटा के साथ आ जाएगा कॉस, और जो लंबा दिशा में वहाँ आ जाएगा साइन। तो ये बन जाएगा P कॉस थीटा, ये बन जाएगा P साइन थीटा। तो हमने P के दो घटक कर लिए, P कॉस थीटा और P साइन थीटा। तो ये अब चीज़ खत्म हो गया। अब हमारे पास P कॉस थीटा है, तो P कॉस थीटा कुछ ऐसा होगा जैसे एक नया द्विध्रुव हो, और P साइन थीटा एक नए द्विध्रुव की तरह काम करेगा। तो ये दो नए द्विध्रुव बन गए जिनकी द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P कॉस थीटा है और इसका P साइन थीटा है। तो अब इसके लिए इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, सपोज वो E1 है। ऐसे ही इसके कारण निकालेंगे बिंदु P पर, वो क्या आएगा, E2। तो ये इसके लिए जो आएगा वो इसकी अक्ष पर होगा, लेकिन इसके लिए जो आएगा वो इसके निरक्ष अक्ष पर होगा, जो कि इस दिशा में जाएगा, प्लस से माइनस की ओर। और अक्ष पे है तो इसके अक्ष पे है तो वो दूर जाएगा इसी अक्ष पर, E1 की ओर। ठीक है, OP डायरेक्शन में E1। तो ये दोनों अक्ष और निरक्ष दोनों जो फॉर्मूले हम प्रूव कर चुके हैं, तो उन्हीं के कॉम्बिनेशन से ये आया है। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव AB द्वारा इसकी अक्ष से थीटा कोण पर केंद्र O से R दूरी पर, ये AB इसका अक्ष ये है, ये इसका अक्ष, इसके केंद्र से R दूरी पर, जो कि कोण क्या लेना है, थीटा पर, थीटा कोण से R दूरी पर बिंदु P पर, इस बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये है R दूरी पर, इसे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि वैद्युत द्विध्रुव AB का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने क्या मान लिया, P है, तो इसे OP के अनुदिश व OP के लंबवत वियोजित करने पर, OP के अनुदिश, ये OP, इसके अनुदिश लेंगे तो P cos थीटा, और इसी के लंबवत लेंगे तो P sin थीटा करने पर P cos थीटा व P sin थीटा घटक प्राप्त होते हैं। तो P cos थीटा और P sin थीटा दोनों के कारण हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे बिंदु P पर। P cos थीटा द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट, जो फॉर्मूला आता है इसका 2P/R3। ठीक है, क्या आता है, P वैद्युत द्विध्रुव के कारण 2P/R3, लेकिन यहाँ क्या है, P की जगह P cos थीटा है, तो P को रिप्लेस कर देंगे हम किससे, फॉर्मूले में जो P आता है उसको रिप्लेस कर देना P cos थीटा से। तो ये बन जाएगा 2P cos थीटा/R3। तो क्या आप जानते हो क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। ऐसे ही P sin थीटा के लिए निकालेंगे, तो P cos थीटा के लिए जो निकाला, P cos थीटा के लिए ये है P cos थीटा, ये इसके कारण, तो ये इस द्विध्रुव के अक्ष पे ही आ गया, तो अक्ष वाला फॉर्मूला लगाया, 2P/R3 वाला फॉर्मूला, तो P की जगह P cos थीटा लिखना है बस हमें। ठीक है, 2P cos थीटा/R3। अब P sin थीटा के कारण निकालेंगे, तो डायग्राम में देखो P sin थीटा कहाँ है, ये, तो P sin थीटा इसके कारण, तो इसका अक्ष तो ये है, लेकिन ये क्या होगा, इसके लिए निरक्ष ये है, तो ये निरक्ष स्थिति में बिंदु P पे निकालोगे इसके कारण, तो वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा E2 = 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा/R3। यहाँ पहले फॉर्मूला होता था P/R3 निरक्षीय स्थिति में, तो P के कारण होता था, और P sin थीटा के कारण क्या होगा, P को रिप्लेस कर देना P sin थीटा से। ठीक है, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डायग्राम में देखो,
E1 और E2 के कारण जो परिणामी क्षेत्र आएगा वो E, तो वो E होगी जो कि इनके सदिश योग के बराबर होगी। क्योंकि ये 90 पे, तो परिणाम अगर निकालना चाहो सदिश E का तो वो क्या होगा, इनका पाइथागोरस से योग निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ से इस पर आते हैं, तो E परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इजिकल टू E1 प्लस वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, इनका मॉडुलस निकालना मापांक, तो E इजिकल टू पाइथागोरस थ्योरम लगा दी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E1 और E2 को हम वैल्यू रख दो, दोनों की वैल्यू रख दी, जो कॉमन है वो बाहर ले लिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट से भी बाहर आ गया, ठीक है। तो ये स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर रूट से भी बाहर आ गया, तो यहाँ पी अपॉन आर क्यू, यहाँ भी पी अपॉन आर क्यू स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। बाकी बचा 2 का वर्ग 4 आ गया यहाँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस साइन स्क्वायर थीटा को हम रख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो वहीं से हमने साइन स्क्वायर थीटा की मान रख दिया। तो ये सॉल्व करके क्या वैल्यू आ जाएगी 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बाकी सारी वैल्यू ऐसी ही रही, तो ई का मान आ गया। तो ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया। यहाँ के का मान हम 1 भी रख सकते हैं अगर वायु या निर्वात है तो यहाँ से यदि परिणामी क्षेत्र E की दिशा OP से फाई कोण बनाती है तो tan फाई क्या होगा, डायग्राम में देखो, ये E ये रहा, इसकी दिशा अगर OP से फाई कोण बना रही है तो इस ट्रायंगल में देखो tan फाई क्या होगा, tan फाई होगा ये बटे ये, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है ये E2 और आधार क्या है E1, ठीक है। तो tan फाई इज इक्वल टू E2 बाय E1, दोनों की वैल्यू रख देंगे बाद में। तो यहाँ से tan फाई इज इक्वल टू E2 बाय E1, E2 और E1 की वैल्यू हमें पता है तो वैल्यू उठा के रख देंगे। तो इसलिए tan फाई इज इक्वल टू E2 बाई E1, वैल्यू रख दी हमने दोनों की, तो जो वैल्यू कैंसिल हो सकते हैं वो काट दिए गए, तो P से P कैंसिल हो गया, R से R और 1/4 पाई कैप्सूल दोनों कैंसिल हो गए, तो बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये 2 भी है 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan में बदल गया, तो ये इसकी परिणामी की दिशा आ गई, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। कोई भी वैद्युत द्विध्रुव है जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है, तो इस पर एक बल युग्म लगेगा, तो उसका बल युग्म का आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। सपोज ये कोई वैद्युत क्षेत्र बाह्य एक समान वैद्युत क्षेत्र है E, इसमें वैद्युत द्विध्रुव AB रखा हुआ है जिस पर आवेश -Q + Q है, वैद्युत क्षेत्र में किसी थीटा कोण पर रखा है, वैद्युत क्षेत्र से E से थीटा कोण पर रखा हुआ है। अब क्योंकि कोई भी आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर बल रखता है वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में, अगर वो धनात्मक आवेश है, अगर ऋणात्मक तो उल्टी दिशा में लगता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब पहले एक और चीज़, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं और इससे एक लंब डालें तो ये दूरी अगर निकालना चाहो तो पहले ही निकाल लेते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे कर्ण, ये लंब यानी BM और कर्ण AB, ये A पॉइंट ये B पॉइंट, साइन थीटा इक्वल टू BM अपॉन AB, तो AB का मान रख दो, ये इसके बीच की दूरी 2L रख देंगे यहाँ 2L, तो यहाँ से हम BM का मान निकालेंगे, 2L को उधर कर देना, तो यहाँ से आएगा BM इज इक्वल टू 12 साइन थीटा, ये मान हमने पहले ही निकाल लिया, ठीक है, चाहे तो आप बीच में भी निकाल सकते हो। अब सबसे पहले आते हैं टॉपिक पे ही, मान लिया एक समान तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र E में वैद्युत द्विध्रुव AB, ये रहा वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, थीटा कोण पर रखा हुआ है, इससे +Q व -Q आवेश पर समान बल F इज इक्वल टू QE, देखो इस पर F इज इक्वल टू QE, ये भी आवेश समान है ना दोनों पर, तो बल भी समान होगी, F इज इक्वल टू QE, इस पर भी F इज इक्वल टू QE, लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, विपरीत दिशा होगी, परंतु विपरीत दिशाओं में लगते हैं तथा इन दोनों बलों की क्रिया रेखा भी अलग अलग है, एक बल की क्रिया रेखा यहाँ है, दूसरे बल की क्रिया रेखा यहाँ है, तो दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग है, अतः ये दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं, देख सकते हो एक बल यहाँ एक यहाँ, तो बलों का युग्म बन गया, बल युग्म बनाते हैं, अतः वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को टो से रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ा होगा आपने, तो बल युग्म का बल आघूर्ण क्या होगा, बल युग्म का एक बल और उन दोनों बलों के बीच की लंब दूरी, एक बल यहाँ है और एक बल यहाँ है, तो इनके बीच की लंब दूरी क्या होगी BM, तो ये, तो यहाँ से टॉर्क जो टो है, टो इज इक्वल टू बल युग्म का एक बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है।
तो टो इजिकल टू वॉल्यूम का इक्वल एफ आ गया और लंबा दूरी बी एम, दोनों के मान हमने निकाले थे, एफ इजिकल टू क्यू ई और बी एम इजिकल टू 12 साइन थीटा। ठीक है, तो क्यू ई, क्यू के साथ हमने 12 को लिख दिया और ई को अलग। आप जानते हो क्यू इंटू 12 क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी, पी इजिकल टू क्यू इंटू 12, तो इसको जगह हम लिख देंगे पी, पी ई साइन थीटा। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। मात्रक के लिए हम यहाँ से देखो न्यूटन इंटू दूरी है मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें 3 स्थितियाँ हैं जो इसमें स्थितियाँ हैं, 3 स्थितियाँ हैं। पहला, इसी फॉर्मूले से देखो, यदि थीटा क्या हो, 0 हो, थीटा 0 हो, थीटा 90 हो, थीटा 180 हो। डायग्राम से देखो, डायग्राम से देख रहे हो, ये वैद्युत द्विध्रुव है जो कि पहले ले लेंगे इसके समांतर, यानी थीटा 0 हो गया। अब ये 90 के एंगल पे हो गया, फिर ये 180 के एंगल पे हो गया। तो 3 एंगल ले लिए, तीनों एंगलों पर हम वलयुग्म आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो पहले हम आते हैं थीटा इजिकल टू 0 एंगल पर। जब थीटा 0 होगा तो साइन 0 क्या होगा, 0 होगा। 0 पुट होते टो का मान क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ बल आघूर्ण कितना है, 0, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखने पर इस पर कोई बल लागू नहीं लगेगा। ठीक, उसी प्रकार सेकंड, यदि थीटा 90 हो तो साइन 90 क्या होगा, 1, तो टो इजिकल टू पी, साइन का जो मैक्सिमम मान होता है 1। ठीक है, तो टो का मान भी क्या आएगा, अधिकतम। इसका मतलब थीटा इजिकल टू 90 पर साइन 90 1, अर्थात टो मैक्स इजिकल टू पी, ये बल आघूर्ण का महत्तम मान है। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर इस पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान महत्तम होता है। ठीक, अब बात करें थीटा इजिकल टू 180, तो साइन 180 क्या होगा, 0, और साइन 0 हो गया, साइन 180 0 हो गया, तो यहाँ साइन थीटा का मान रखते ही टो का मान क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टो इजिकल टू 0, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर परंतु विपरीत दिशा में रखने पर इस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा। ठीक है, अब आते हैं अंक के क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि 2 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर 1 कूलाम पर मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। तो आपको वैद्युत द्विध्रुव दे रखा है 2 न्यूटन कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत क्षेत्र मान लिया इस दिशा में है, तो इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, किस कोण पर, 30 के कोण पर, वैद्युत क्षेत्र से 30 के कोण पर रखा हुआ है। ठीक है, 2 कूलाम पर मीटर के वैद्युत क्षेत्र E इक्वल 2 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम, और 30 के कोण पर थीटा इक्वल 30, 1 कूलाम पर मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव। तो ये आघूर्ण है वैद्युत द्विध्रुव का, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो P इक्वल टू 1 कूलाम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म क्या होगा, टो, ये आपको निकालना हो गया। तो यहाँ हम फॉर्मूला जानते हैं, टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा, पी भी पता है, ई भी पता है और थीटा भी पता है, सारे मान रख दिए गए। ठीक है, इसको सॉल्व किया, इसका मान होगा साइन 30 का 1/2, ये गुणा करके 2 ये आ गया, तो ये कैंसिल होकर 1 आ गया, 1 न्यूटन मीटर। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। स्टूडेंट्स, आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 45 और 46 ये भी करने हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन 46 ही हैं, तो आपके सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। तो होमवर्क में आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं, 45 एंड 46। तो आपका 44, 45, 46 ये कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट चैप्टर आपके होमवर्क के लिए है क्वेश्चन नंबर 45 एंड क्वेश्चन नंबर 46, जो कि आपको होमवर्क में करने हैं। दोनों क्वेश्चन बल युग्म के आघूर्ण पर ही आधारित हैं। चैप्टर 1 के कंप्लीट नोट्स, थ्योरेटिकल नोट्स मैं आपको PDF फॉर्मेट में भी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो ये चैप्टर 1 आज कंप्लीट हो गया है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।